खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। यूपी के मेरठ के 1987 हाशिमपुरा कत्लेआम मामले में 30,000 कोर्ट ने सभी 16 मुलजमीन को बरी कर दिया है। सबूत न मिलने की वजह से दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने 16 पुलिस वालों को बरी कर दिया। सवाल यह है कि आखिर 42 लोगों के कत्ल का मुजरिम कौन है? क्या इस मामले में सियासत हुई है? क्या इसमें अक़लियतों को इंसाफ मिल पाएगा? बहुत सारे सवालात हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे यमन की। यमन में हौशी बागियों ने मुल्क के तीसरे बड़े शहर ताज पर कब्जा कर लिया है। मुल्क के कई हिस्सों में फौजियों और बागियों के बीच झड़पें जारी हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि यमन में इराक और लीबिया की तरह खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो रही। क्या यमन का हाल भी इराक जैसा होगा? क्या ये लड़ाई सऊदी अरब और ईरान की बरतरी की जंग है? यमन के सियासी सूरत हाल को कैसे सुलझाया जा सकता है? इन्हीं मौज़ूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सियासी तजज़ियाकार असद रज़ा साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मक़दम है। इनके अलावा हमारे साथ जब हम हाशिमपुरा के सिलसिले में बात कर रहे हैं कि वहां के जो कत्लेआम हुआ 42 लोगों का, उनके जो कसूरवार पुलिस वाले थे उनको बरी कर दिया गया है और क्या उन 42 लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा? कैसे मिलेगा? इस पर जब गुफ्तगू करेंगे तो हमारे साथ फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे समाजवादी पार्टी के लीडर आसिम वक़ार साहब और मारूफ वकील और मुस्लिम पुरसलाह बोर्ड के मेंबर डॉक्टर ई जफरयाब जिलानी साहब और बीजेपी लीडर, बीजेपी स्पोक्स पर्सन उत्तर प्रदेश के डॉक्टर चंद्रमोहन साहब भी। और दरमियान में जब हम यमन के सिलसिले में बातचीत कर रहे होंगे तो हमारे साथ अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होंगे एएमयू के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर अर्शी खान साहब भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। उत्तर प्रदेश के मेरठ के 1987 हाशिमपुरा कत्लेआम मामले में दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने सभी 16 मुलजमीन को बरी कर दिया। सबूत न मिलने की वजह से लोअर कोर्ट ने 28 साल बाद ये फैसला सुनाया। आपको बता दें कि दंगे में अक़लियती तबके के 42 लोगों को कत्ल कर दिया गया था। पीएसी के 19 जवानों पर इस कत्ल का इल्जाम था, जिनमें से 3 की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 2002 में इस केस को गाजियाबाद से दिल्ली में ट्रांसफर किया गया था। कोर्ट के फैसले के बाद पीएसी जवानों को जरूर राहत मिलती दिख रही है, लेकिन बड़ा सवाल है कि उन 42 लोगों का कातिल आखिर कौन है? ये हुआ है कि अदालत ने ये कहा कि आरोपियों की पहचान प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाई, इस आधार पर एक संदेह का लाभ देते हुए उन सबको बरी किया है। इसका मतलब ये है कि पूरे प्रोसिक्यूशन ने ये बात साबित नहीं कर पाए कि इस अपराध को करने वाले लोग यही थे, और इसी आधार पर इन सभी अभियुक्तों को जो इस मुकदमे में पिछले 28 साल से मुकदमा झेल रहे थे उनको बरी कर दिया गया। जब उत्तर प्रदेश में यह वाकया हुआ था तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत थी और अक़लियतों को कैसे जोड़ा जाए, उनके अंदर कांग्रेस के तय कैसे भरोसा पैदा किया जाए, इसी पर गौर खौज के लिए कांग्रेस पार्टी ने लखनऊ में अक़लियतों की एक मीटिंग की और मुशावरती बोर्ड की मीटिंग बुलाई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे की जानिब से कांग्रेस दफ्तर में हुई मीटिंग में हाशिमपुरा कत्लेआम केस में अदालती फैसले पर भी तशवीश का इजहार किया गया और मामले की पैरवी हाई कोर्ट में करने की वकालत की गई। तमाम ऐसे सीनियर लोग थे जो नहीं आ रहे थे, बहुत जमाने से घर बैठ गए थे, उनको सबको बुला करके यहाँ बैठाला गया है एक राय सलाह के लिए, राय शुमारी बनाने के लिए। इसमें काफी सोशल लोग भी हैं, प्रोफेसर भी आए, डॉक्टर्स भी आए हैं और सब कम्युनिटी के लोग, इसमें जैन समुदाय के लोग भी हैं, क्रिश्चियन समुदाय के लोग भी हैं, सिख भाई भी हैं, तो सारे लोग हमने बुलाए हैं एडवाइजरी बोर्ड में। हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सियासी तजज़ियाकार असद रज़ा साहब और फोन लाइन के जरिए लखनऊ से बातचीत में गुफ्तगू में हमारे प्रोग्राम हालात हाजरा में शामिल हो गए हैं समाजवादी पार्टी के लीडर आसिम वक़ार साहब। आसिम वक़ार साहब, क्या लगता है आपको, ये इंसाफ तो मिला नहीं, कहीं ना कहीं से 28 साल बाद भी आखिर ये सवाल अब मुंह बाय खड़ा है
کہ ان 42 لوگوں کا قاتل کون تھا جو ہاشم پورہ میں جن کا قتل کیا گیا، وہاں سے گھروں سے اٹھا کر لے جایا گیا؟ کیا لگتا ہے اب آگے کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی حکومت ہے اتر پردیش میں، اقلیتوں کی بہبودی، فلاح اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی کا دعویٰ کیا جاتا رہا ہے، کیا اقدام کرے گی اب؟ دیکھیے، سماجوادی پارٹی شروع سے اقلیت کی جاتی ہے، جی جی، یہاں تک کہ مانیہ نیتا جی کو ایک دم ایسا آتا تھا اور آج بھی لوگ ملا ملائم سنگھ کے نام سے جانتے ہیں۔ جی جی، وہ فرقہ پرست لوگ تھے جو سمپردائک طاقتیں تھیں، انہوں نے مانیہ نیتا جی کو یہ تک کہہ دیا کہ انہوں نے دھرم پرستن کر لیا اپنا۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ آج ہم گجرات کی بات کرتے ہیں، لیکن گجرات آج بنا ہے اور گجرات سے بہت پہلے کانگریس کے نیتا ہوا کرتے تھے راجیو گاندھی صاحب، جی جی، انہوں نے 1987 میں گجرات بنایا تھا پورے ہندوستان کو، اور یہ ان کی نیتیاں تھیں جس کی وجہ سے، کانگریس کی نیتیوں کی وجہ سے پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا۔ اسی قتل عام میں سے ایک قتل عام ہاشم پورہ ملیانہ کا ہے۔ جی جی، بہت افسوس ہو رہا ہے۔ دیکھیے، عدالت کے فیصلے پہ کوئی ٹپڑی نہیں کر سکتا ہے، میں بھی نہیں کر سکتا۔ نہیں، لیکن عدالت کے فیصلے میں اگر ڈیلیڈ ہو رہا ہے تو انصاف نہیں ملا، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، اس بات سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ سچائی یہ ہے کہ ہمارے عدالتوں کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ کوئی عام سی گھٹنا نہیں تھی، اس میں مسلمانوں کو ان کے گھروں سے، ان کے محلوں سے نکال کر اتر پردیش کی پولیس یعنی پی ایس سی اس وقت ساتھ لے کر گئی تھی، اور ساتھ لے آنے کے بعد اب ایسے میں جب عدالت نے 28 سال بعد لوور کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے، اب آپ کی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کیا اقدام کرتی ہے، کیونکہ یہ بات یہاں پر ثابت ہوتی ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، 28 سال بعد بھی انصاف ملتا۔ آخر کون ہے ان 42 لوگوں کے قتل عام کا ذمہ دار؟ یہ سوال ابھی بھی اپنے آپ میں سامنے کھڑا ہوا ہے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اگر قتل ہوئے ہیں تو قتل میں شریک لوگ کون ہیں یہ تو جاننا بہت ضروری ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ جن لوگوں کو چھوڑا گیا ہے وہ وہی لوگ تھے جن کے اوپر قتل کا الزام تھا، اور میں سمجھتا ہوں یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے قتل کو انجام جی، آپ فون لائن پر بنے رہیے۔ عاصم وقار صاحب ہمارے ساتھ، بی جے پی کے اسپوکس پرسن اتر پردیش کے ڈاکٹر چندر موہن صاحب ہمارے ساتھ گفتگو میں بات چیت میں شامل ہوں گے۔ ڈاکٹر چندر موہن صاحب، یہ جو 28 سال بعد انصاف آیا ہے، کیس ٹرانسفر ہوا دلی میں اتر پردیش سے، اور لوور کورٹ کا یہ فیصلہ ہے پٹیالہ ہاؤس کورٹ کا کہ کوئی قاتل نہیں ہے ان 42 لوگوں کا جو ہاشم پورہ میں ہوا، کون ہے آخر قاتل؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ نیالیہ کا نرنے ہے، نیالیہ کے نرنے پر ٹپڑی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ لیکن اتنا تو ضرور کہا جا سکتا ہے ڈاکٹر چندر موہن صاحب کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا بھی ماننا ہے کہ جو اس سمے کی تاتکالک سرکار ہے اس کے دوارا جو پچ ہے، سرکار کا جو پچ ہے، اور سرکار کے دوارا دوشیوں کے خلاف جو کارروائی کرنے کے لیے جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کیا گیا ہے۔ اگر کہیں پر بھی یہ سندے پیدا ہوتا ہے تو اس سندے کے ڈاکٹر چندر موہن صاحب، جب یہ واقعہ ہوا تو اتر پردیش میں کانگریس کی حکومت تھی، تو کیا یہ مانا جائے کہ کانگریس کی اس وقت کی حکومت نے کیس کی پیروی ٹھیک سے نہیں کی، معاملے کو کہیں نہ کہیں سے ٹھیک سے عدالت میں پیش کرنے کی، یا جانچ اس طرح سے نہیں کروائی گئی؟ کیا ہے وجہ، کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کا پرنام تھا کہ کانگریس کا جب بھی شاسن رہا دیش میں اور پردیش میں، لگاتار دنگے ہوتے رہے، سامپردائک حالات بدتر بدتر ہوتے رہے۔ اس لیے ذمہ دار تھی کہ کانگریس نے کبھی بھی سامپردائک سوہارد کے لیے کام نہیں کیا۔ اسی کا یہ پرنام ہے، ساری چیزیں پرنام ہے، اور مانیہ نیالیہ کے نرنے پر کوئی ٹپڑی نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ دوشیوں ملنی ہی چاہیے۔ جی، ٹپنی تو نہیں کی جا سکتی عدالت کے فیصلے پر، لیکن یہ سوال اپنے آپ میں سامنے کھڑا ہوا ہے ڈاکٹر چندر موہن صاحب کہ آخر ان 42 لوگوں کے قتل عام کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر یہ 16 لوگ بری ہو گئے تو کون ہے ذمہ دار؟ اب اس کا فیصلہ تو دیکھو نیالیہ ہی کر سکتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی نردوش کو سزا ہو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی نردوش ہے اور نردوش کو سزا ہو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، جی جی، اور کسی ایک بھی نردوش کو سزا ہو یہ بھی اچت نہیں ہے۔ جی جی جی، آپ فون لائن پر بنے رہے ڈاکٹر چندر موہن صاحب، آپ کے پاس ہم آتے ہیں۔ عاصم وقار صاحب ہمارے ساتھ سماجوادی پارٹی کے لیڈر موجود ہے فون لائن کے ذریعے لکھنؤ سے۔ عاصم وقار صاحب، کیا اب ذمہ داری حکومت پر، جو موجودہ حکومت ہے اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ کیونکہ کیا اب اس ہائر کورٹ میں اس کی اپیل کی جائے گی؟
उसमें हुकूमत का क्या इक़दाम होगा? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, उत्तर प्रदेश की सरजमीन से जुड़ा है, उत्तर प्रदेश के लोगों की हत्याएं हुई थी, उनके कत्लेआम हुए तो सही बात है कि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला है ये, और इसमें हमारी सरकार बिल्कुल फैसला लेगी। और पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान ये जानना चाहता है कि अगर ये 16 लोग जो दोषी थे फिर भी बरी हैं, तो कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुसलमानों को कत्ल किया था और इस तरह से कत्लेआम किया था जैसे जानवरों को कत्लेआम किया जाता है जी। इसमें कहीं से भी हम लोग बिल्कुल चूक नहीं करेंगे जी। यानी अब हम उम्मीद करते हैं आपके कहने के बाद कि आपकी हुकूमत उत्तर प्रदेश में है वो जरूर इस केस की पैरवी में मददगार साबित होगी और वो कहीं ना कहीं से ऊंची अदालतों में इस मामले की को ले जाने की कोशिश करेगी, इसमें मददगार साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिम वकार साहब, फोन लाइन के जरिए लखनऊ से हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल करना चाह रहा था। जी जी, आप बोलिए। जी जी, मैं एक बात और कहना चाह रहा था। जब से भारत में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार आई है, आपने देखा होगा इनके बहुत से नेता जो इस तरह के मामलों में संलिप्त थे, जिन पर केस चल रहे थे, वो धीरे धीरे करके बरी हो रहे हैं। हद यहां तक हो गई कि जो डीजी बन जा रहा है इतना बड़ा अपराधी जी, वो तो जी हम उस पर भी बात करेंगे, उस पर हमने बहुत बात की है, लेकिन हम आज हाशिमपुरा पर बात कर रहे हैं। यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं से उम्मीद आपकी सरकार से बनती है, और उस वक्त जब उत्तर प्रदेश में यह वाकया हुआ था तब कांग्रेस की सरकार थी। सवाल वहां पर भी कांग्रेस पर भी खड़ा होता है। चूंकि हम गुफ्तगू हाशिमपुरा पर फोकस कर रहे हैं, यहां पर हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आसिम वकार साहब, फोन लाइन के जरिए लखनऊ से बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आप डॉक्टर चंद्रमोहन साहब, आप फोन लाइन पर बने रहिए। हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट असद रजा साहब। असद रजा साहब, अब आपका क्या ख्याल है? आपने दोनों पॉलिटिकल लीडरान की बात सुनी, अब आपका क्या तजविया है, क्या हो सकता है? क्योंकि यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 28 साल का वक्त हो चुका, उसके बाद भी कातिल कौन है ये पता नहीं चल पा रहा है। अदालत ने चूंकि 16 लोगों को बरी कर दिया है, उसके बाद नहीं, अदालत ने तो जो भी किया वो ठीक इसलिए किया कि उसके सामने सबूत ढंग से फराहम नहीं किए गए, और इसके लिए जो जांच एजेंसियां हैं वो जिम्मेदार हैं। अब अगर उन्हें सजा दिलवानी है जो मुल्जमीन है और जो कातिल हैं 42 लोगों के, तो उसके लिए जांच एजेंसियों को सबूत फराहम करने होंगे, और सबूत तो बहुत से खुले हुए हैं सामने। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कई बार के पीएससी के जवान उन्हें हाथ उठाए हुए ले जा रहे हैं, तो अब इनमें उनकी शनाख्त की क्या जरूरत है? अच्छा, फिर 28 साल बाद कोई कैसे शनाख्त कर सकता है? वो चेहरे बदल गए, सब बदल गए। तो जो ये हमारे पास टिरकों के, पीएससी के नौजवानों के फोटोग्राफ अब भी मौजूद हैं, तो हुकूमत और उत्तर प्रदेश से मुझे उम्मीद है कि वो अपनी जांच एजेंसियों से इसकी जांच मुंसिफाना ढंग से कराएगी, ताकि जो कातिल हैं उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया जा सके। लेकिन सबूत जो हैं वो यही होंगे कि जो तस्वीरें मौजूद हैं और दूसरी चीजें हैं, जो अब शनाख्त को अगर बुनियाद बनाया गया तो वहां वकील सफाई को कहना पड़ेगा हायर अदालत में कि शनाख्त तो 28 साल में की नहीं जा सकती। जी, यानी अब कहीं ना कहीं से उम्मीद, मुबहम सी उम्मीद लगती है। हमारे साथ फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए हैं मारूफ वकील और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर जफरयाब जिलानी साहब। जफरयाब जिलानी साहब, कितनी उम्मीदें वाबस्ता रखनी चाहिए? 28 साल बाद भी इंसाफ ऐसा हुआ कि जो अदालत की नजर में जो मुलजिम नहीं थे वो बरी तो हो गए, लेकिन कातिल कौन है 42 लोगों का ये पता नहीं चल पा रहा है। आखिर क्या उम्मीद रखनी चाहिए? अब हुकूमत से क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि वो किस तरह से केस की पैरवी करेगी? देखिए, पैरवी तो जाहिर है कि स्टेट की तरफ, वहां पर भी मेरा ख्याल से वकील की लेवल पर कोई नहीं है कि वकील ने पैरवी नहीं की। पुलिस के ऊपर इल्जाम है कि इसके बारे में सीआईडी ने चार्जशीट जब दाखिल की है तो प्रॉपर एविडेंसेस को करेक्ट नहीं किया। ये आपकी जो पुराना बात है, जाहिर है कि उस वक्त की 10-15 वर्ष वाली बात है। लेकिन मैं अब चूंकि जजमेंट मैंने नहीं पढ़ा, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, इतना कर सकता हूँ कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर भी कन्विक्शन होता है जी। और इसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मेरे ख्याल से इतनी है, क्योंकि 3-4 लोगों ने कहा कि गोलियां चल रही थी, लाशें वहां गई मिली जी, तो ये सब वहां कोई और नहीं मारने वाला जी। 4 विटनेस ऐसे हैं जो अभी जिंदा हैं, जो उन 42 लोगों में से कत्लेआम हुआ और उसके बाद उनके अलावा ये बच गए थे, वो जिंदा हैं अभी। मैं समझ रहा हूँ कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इतनी है कि उस पर कन्विक्शन हो सकता था, लेकिन हाल नहीं किया तो उसकी अपील होगी हाईकोर्ट में, इंशाल्लाह कन्विक्शन होगा उन लोगों को। जी जी, हाईकोर्ट में अपील करी जाएगी, उसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मैं समझता हूँ बहुत काफी है।
जज ने, चूंकि मैंने पढ़ा नहीं, मैं नहीं कह सकता जज ने क्या। ज़फरयाब जिलानी साहब, 28 साल बाद पटियाला हाउस कोर्ट से यानी लोअर कोर्ट से इसका फैसला आया है। अब कितनी उम्मीद की जानी चाहिए कि कितने सालों में अब और फैसला है, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही, लेकिन जुडिशरी पर कोई किस्म का कमेंट मीडिया पर करना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये सब जानते हैं कि ये डिले होते हैं, डिले गलत है, और कोर्ट भी सोचता कहता है अगर हाईकोर्ट चाहे तो इस मामले की सुनवाई और बहस 1 साल के अंदर कंप्लीट कर सकता है जी। अब ये हाईकोर्ट में रिक्वेस्ट करने पर है, जब दाखिल होने पर अगर हाईकोर्ट चाहेगा तो ये देख के भाई 28 साल हो चुके हैं, 1 साल के अंदर डिसाइड करो इसमें। जी जी, क्योंकि हाईकोर्ट में सिर्फ बहस होना है, एविडेंस नहीं होना है कुछ। जी जी, हम आप फोन लाइन पर बने रहे। हमारे साथ बीजेपी लीडर डॉक्टर चंद्रमोहन साहब बातचीत में शामिल हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, क्या अब आगे क्या आपकी नजर में क्या लगता है, कैसे इंसाफ मिलेगा? क्योंकि ये सवाल तो अपने आप में सामने खड़ा है कि उन 42 लोगों का कातिल कौन है, ये इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? क्या जो जांच एजेंसीज हैं उनको सही तरीके से जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं वो पेश करने चाहिए? क्या होना क्या चाहिए? डॉक्टर चंद्रमोहन साहब, डॉक्टर चंद्रमोहन साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? डॉक्टर चंद्रमोहन साहब से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। बीजेपी स्पोक्स पर्सन थे, उनसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी अभी। तो उनका यह कहना है कि इसके लिए कहीं ना कहीं से उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत जिम्मेदार है, उसने सही तरीके से जांच नहीं करवाई, और इस तरह के सवालात हैं, जो पॉलिटिकल इल्जाम है वो हो रहे। ज़फरयाब जिलानी साहब, क्या अभी की जो मौजूदा हुकूमत है रियासती, उससे उम्मीद रखनी चाहिए कि वो सही तरीके से आगे की ऊपर की अदालतों में, हाई कोर्ट में इसको जांच करवाने की जो जांच एजेंसी हैं उनको मुलविस करे, उनको इन्वॉल्व करके कि सही तरीके से चीजें पेश हो पाएं, सबूत पेश हो पाएं, वो करे, वो इकदाम करे? मैं जो आपको बताऊं, क्योंकि बगैर जजमेंट करे मैं पूरी बात जिम्मेदारी से नहीं कर सकता हूं, लेकिन जहां तक एविडेंस का ताल्लुक है, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं, जी जी, 4 आई विटनेसेस के बयानात मौजूद हैं जी, जो खुद भी जख्मी हैं जी जी, जो जिन्होंने कहा कि हमने पुलिस वालों से गोलियां खाई और पुलिस वालों से गोलियां जी जी, ये जरूरी कतई नहीं है कानून में कि ये आदमी आई विटनेस हो। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का कानून जल्द सटीक है सुप्रीम कोर्ट से, तो मैं समझता हूं कि किसी नई शहादत की शायद जरूरत न पड़े। जी जी, लेकिन अब ये सब बातें मैं पूरी जिम्मेदारी कह रहा हूँ, जब जजमेंट पढ़ूं और देखो कि उन्होंने क्या इस्तेमाल निकाला है। जी, यानी जज पढ़ूं। जी जी, लेकिन मुझे उम्मीद यह है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर भी कन्विक्शन हुए हैं, होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का सटीक रहा है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बिल्कुल इसमें रिलाई की जा सकती है, जो इसमें मेरे ख्याल से मौजूद है जी। तो आप कोर्ट में, जी, हाई कोर्ट में पैरवी के लिए हुकूमत मेरे ख्याल से एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा है क्रिमिनल साइड के, वो उससे बहस करवा सकती है, और कॉम्पिटेंट अपना गवर्नमेंट एडवोकेट भी है वहाँ। तो मैं नहीं समझता कि मौजूदा हुकूमत से इसका तय किया है कि मुजफ्फरनगर में अभी तक लोग पकड़े जा रहे हैं और चार्जशीट फाइल हो रही हैं। जी जी, तो हुकूमत मेरे ख्याल से किसी मुलजिम को बचाने की कोशिश नहीं करेगी जी, बल्कि जो मुलजिम हैं उनके खिलाफ कानून की कार्रवाई करने के लिए, यानी अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जस्टिस में डिले जरूर हो रही है, लेकिन जस्टिस मिलेगी, जस्ट इंसाफ होगा, और जो 42 लोगों का कातिल कौन है इसकी भी उम्मीद हमें बनती है। आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं वो काफी मौजूद हैं, उनकी बुनियाद पर हाईकोर्ट में फैसला हो सकता है मुस्बत। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फरयाब जिलानी साहब, फोन लाइन के जरिए हमारे प्रोग्राम हालात हाजरा में शामिल होने के लिए। असद रजा साहब, मुख्तसरन आपसे जानना चाहेंगे, ब्रेक का वक्त हो चला है, क्या लगता है आपको, क्या इतनी डिले के बाद भी क्या आपको लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि इतनी डिले के बाद भी अगर इंसाफ मिल जाता है तो मुतासरा जो खानदान है उनको मिल सकता है। कांग्रेस की हुकूमत में भागलपुर में फसाद हुआ था जी, और जब नीतीश कुमार आया उन्होंने अपनी विल पावर दिखाई तो उन्हें सजा मिली, बहुत बरसों बाद मिली। जी जी, तो इसी तरह मैं समझता हूं कि जैसा कि ज़फरयाब जिलानी साहब कह रहे हैं, और हमें उम्मीद भी है कि अखिलेश हुकूमत जो है इस सिलसिले में ठोस कार्रवाई करेगी जी, और उस हाई कोर्ट में पूरी शिद्दत के साथ ये कोशिश की जाएगी कि जो मुजरिम हैं उन्हें मुजरिमीन को सजा मिले। और मैं समझता हूं कि अगर ऐसा किया गया तो
जरूर कामयाबी जी। यानी अभी इस मौके पर जरूर ये सवाल खड़ा है कि 42 लोगों का, हाशिमपुरा के 42 लोगों का कातिल कौन है। अगर 16 लोग बरी हो गए सबूतों के फुकदान की बुनियाद पर, तो आगे उम्मीद अभी है, हाईकोर्ट में उम्मीद है कि कौन है कातिल 42 लोगों का हाशिमपुरा के। ये हाईकोर्ट के फैसले से उम्मीद है कि तय होगा, और जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं, जैसा कि फरियाब जिलानी बता रहे थे, उस बुनियाद पर फैसला आ सकता है। हालात हादरा में वक्त हो गया एक ब्रेक का। असद रजा साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो बात करेंगे यमन के सिलसिले में कि यमन के हालात इराक और लीबिया जैसे होते जा रहे हैं, वहां खाना जंगी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हौसी जहां पूरे बड़े शहरों पर कब्जा किए हुए काबिज बने बैठे हैं। बड़ा शहर जो यमन का है, दूसरा सबसे बड़ा शहर ताज, उस पर भी कब्जा कर लिया है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने कहीं ना कहीं से ये कोशिश की है कि वहां अमन कायम हो, लेकिन अमन कायम होने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। अमेरिका और कई ममालिक ने अपने सफीर वहां से वापस बुला लिए हैं, अपनी जो भी उनकी जो इंस्टॉलेशंस हैं, जो फौजें हैं, उनको वापस बुला लिया है। क्या यमन की सूरत हाल आगे रहेगी? क्या वहां अमन देर पा कायम हो पाएगा? इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू में हमारे साथ अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे एएमयू के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर शिखान साहब भी फौरन हाजिर होते हैं। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी ज़बान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर साफी और सियासी तजज़ियाकार असद रज़ा साहब, और इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं यमन के हालात पर। और अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं एएमयू के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर डॉक्टर शिखान साहब। आपका खैर मकदम है। यमन में हौसी बागियों ने मुल्क के तीसरे बड़े शहर ताज पर कब्जा कर लिया है। साबिक सदर अली अब्दुल्ला सालेह के हामी बागियों ने ताज शहर के एयरपोर्ट पर भी कब्जा जमा लिया है। इस लड़ाई में 2 शहरी मारे गए हैं, जबकि 82 लोग जख्मी हुए हैं। बागियों ने सरकारी इमारतों और मिलिट्री दफातर पर भी कब्जा कर लिया है। उधर मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नजर अमरीका और बरतानिया ने वहां मौजूद अपने फौजियों को वापस बुला लिया है। आपको बता दें कि मौजूदा सदर मंसूर हादी और शिया रहनुमा साबिक सदर अली अब्दुल्ला सालेह के हामियों के बीच कई इक़्तिदार पर कब्जे के लिए लड़ाई चल रही है। दोनों मेहमान हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल। डॉक्टर शिखान साहब, क्या कहेंगे आप यमन के हालात के बारे में? इराक और लीबिया जैसे हालात होते जा रहे हैं, खाना जंगी की तरफ, एक तरह से खाना जंगी की हालत पैदा हो गई है। वहां की इस हालत से, वहां की सूरत हाल से तंग आकर अमरीका और बरतानिया वगैरह ममालिक ने अपनी फौजें, अपने सफीर तमाम वापस बुला लिए हैं। नहीं, ये तो सही है कि उन्होंने वापस बुला लिया, बल्कि वो इसमें काफी इंस्ट्रूमेंटल रहे। वहां पे जो हालात खराब हुए, आप जानते हैं कि जिस तरह से यमन में जितने भी धड़ है वहां पे, और हुथीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वहां के सोसाइटी का, और कई साल बल्कि 1000 साल तक वो पावर में रहे 1962 तक। लेकिन जिस तरह से वहां पे सिचुएशन को खराब किया गया, वो मकसद ही उसका ये था कि इसको सिविल वॉर सिचुएशन में लाया गया, और वो बेसिकली आ रहा है। आपने देखा हो कि इससे पहले ये अभी तो ताइज पे इन्होंने हमला किया, बल्कि ताइज को बल्कि टेक ओवर किया। ताइज की जो आपके मिलिट्री एयरपोर्ट है उसको भी इन्होंने टेक ओवर कर लिया, बगैर उसमें किसी मुदाखलत के, मतलब कोई ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं हुआ। लेकिन इसके पहले भी आपने देखा होगा कि कार बॉम्ब ब्लास्ट हुए वहां पे, और इस तरह के जो बॉम्ब ब्लास्ट हैं ये कभी मिडिल ईस्ट में नहीं होते थे, और ये इधर खास करके ये शुरू हो गया आपके इराक से, जो सेम इराकाइजेशन मैं इसको बोलता हूँ, सेम सिचुएशन, ताकि छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट के रख दिया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हुथीज हैं, ये शिया हैं, ये अपने आप को बोलते हैं और अपनी पार्टी को बोलते हैं अंसार अल्लाह। तो ये काफी पावरफुल लोग हैं, काफी यूनाइटेड हैं। लेकिन जो भी इनके साथ जो प्लानिंग हुई, आप जानते हैं कि सन 2013 से लेकर 2014 तक
जो नेशनल डायलॉग कॉन्फ्रेंस हुआ जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग एक्सरसाइज हुआ, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए कि वहां पे जिस तरह से उन्होंने फेडरल प्लान बनाया और जिस तरह से रीजन को बांटा, अच्छे रीजन को, और जो सबसे इम्पोवरिश्ड रीजन था वो इनके फेवर में दिया आपके हुथीस ने। तो मतलब जितने भी पॉलिटिकल सेटलमेंट के एवेन्यूज थे वो क्लोज किए गए, पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं हुए। और दूसरी तरफ से जो रीजनल फोर्सेज हैं, खास करके आपके जो बड़ी कंट्रीज हैं वहां पे, एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ सऊदी अरबिया। तो क्या यह माना जाए डॉक्टर अशरफ खान साहब कि यमन जो है वो ईरान और सऊदी अरब के इलाके में किसका दबदबा रहेगा उसका शिकार हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं से दोनों की नाक की लड़ाई हो गई है यमन? देखिए मैं आपको बताऊं कि ईरान नेचुरली सपोर्ट करता है, नो डाउट अबाउट इट। ईरान ने सपोर्ट किया हुथीस को और बिल्कुल ओपन सपोर्ट है। ईरान ने हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट किया है, ईरान पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट करता है, कोई इसमें शक की बात नहीं है, इसलिए कि वो एक मदर कंट्री है, जो कंट्री मतलब मदर कंट्री कहलाते हैं, जो सेम कम्युनिटी के लोग बगल में रहते हैं या थोड़े दूर पे रहते हैं। लेकिन उसी तरह से आप देखेंगे कि जो हुथीज हैं इनको सप्रेस करने में जो सऊदी का रोल है वो भी उसी तरह से है जो ईरान का रोल इनके तरफ है। दूसरी चीज ये है कि जो लोकल ट्राइब्स हैं, जो अलकायदा एलिमेंट हैं, उसको सऊदी गवर्नमेंट काफी प्रमोट कर रहे हैं। जिस तरह से बिल्कुल अगर आप कई सारे किताबों को देखें या प्रिंस फैसल अल तुर्की का आप देखें पूरा रोल, जो वो इंटेलिजेंस एजेंसी के GID जनरल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट जो है सऊदी अरबिया का, जब उसके चीफ थे तो उन्होंने किस तरह से पूरे अलकायदा को आपने हिमायत की थी, खास करके वो और ISI मिल करके आपके अफगानिस्तान में। एक हिस्ट्री है वहां पे, लेकिन दोनों के जो रोल है, खास करके मैं कहूंगा कि जो इसलिए कि सऊदी काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है, ईरान से ज्यादा जी, क्या उम्मीद की जानी चाहिए फ्यूचर में? एक जमाना था कि यमन यूनाइटेड हुआ था, क्या अब यमन हिस्सों में बट जाएगा, टुकड़ों में बच जाएगा? ये हालात पैदा हो गए हैं। हाँ, सिचुएशन देखिए उसी तरफ है, इसलिए कि आप देखेंगे कि जो कई की लोग, की एलिमेंट, मतलब की फिगर्स आपके हुथीस के मारे गए। उसके अलावा हादी जो हैं ये पूरी तरह से प्रेशर में काम कर रहे हैं, ये भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे हैं। तो जो वहां पे मॉडरेट फोर्सेज हैं, मतलब जो कंप्रोमाइज कर सकते थे या करवा सकते थे, वो अब किनारे हो रहे हैं, और जो उसमें शिद्दत पे आ रहे हैं वो अब लोग सामने आ रहे हैं, और धीरे धीरे चीजें और खुलेंगी। और बेसिकली ये एक तरह से शिया सुन्नी फाइट या अलकायदा वर्सेस फाइट, इसलिए कि सिचुएशन बहुत खराब हो रही है। मैं समझता हूं कि बहुत ही खराब हो रही है, और इसमें जितना ज्यादा सिक्योरिटी काउंसिल इंटर करेगी और गल्फ ऑपरेशन काउंसिल करेंगे, सिचुएशन और बदतर होगी। लेकिन आपकी नजर में क्या सूरत नजर आती है वहां अमन कायम करने के लिए, देरपा अमन कायम करने के लिए? क्योंकि अभी जो हालात हैं उसमें बिल्कुल नहीं लगता कि यमन में अमन की कोई सूरत नजर आती है मुस्तकबिल करीब में। देखिए वहां पे पॉसिबल है, इसलिए कि जो हुथीज हैं, हुथीज को अगर आप देखें तो हुथीज अभी वायलेंस में पूरी तरह से नहीं उतरे। अगर आप टोटल आप मुताला करें तो हुथीज पूरी तरह से वायलेंस में नहीं उतरे हैं, लेकिन हुथीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए कि बेसिकली जो प्लान है वहां पे देखिए दो प्रॉब्लम है खास करके यमन में। एक तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनेगा, जो मुझे डिसाइड नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि ट्रांजिशन गवर्नमेंट कौन सी रहेगी, ये दो चीज डिसाइड नहीं हुए। ट्रांजिशन गवर्नमेंट जो पहले थी हादी साहब की, उससे वो मुतफिक नहीं थे, इस वजह से जो है उन्होंने उसके कब्जा किया। दूसरी चीज ये है कि जो अभी प्रोसेस है जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, वो डिस्टर्ब हो रहा है। जब ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो नेचुरली कोई यानी बहुत ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती है। आप फोन लाइन पर बने रहे, हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं असद रजा साहब, सीनियर सहाफी और सियासी तज्ञ। असद रजा साहब, आपने डॉक्टर अशरफ खान साहब की बात सुनी, क्या उम्मीद रखनी चाहिए? क्योंकि हालात ऐसे हैं अभी मौजूदा कि कोई सूरत अमन की नजर नहीं आती है मुस्तकबिल करीब में कम से कम। देखिए जो बरसरे पैकार पार्टियां हैं या मुख्तलिफ चाहे हौसी हों या और दीगर जो हों, उन्हें अपने मुल्क के बारे में और इत्तेहाद के बारे में जब तक वो खुद नहीं सोचेंगे, जब तक वो अपने मुल्क को बचाने के लिए खुद जंग का रास्ता तर्क नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ वो सही कहा अशरफ खान साहब ने कि अक़वाम मुत्तहिदा या और दीगर ममालिक यहाँ कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इस सिलसिले में ईरान और सऊदी अरब की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी नाक की लड़ाई और अपने दबदबे को यमन में कायम करने से अगर गुरेज करें और वहां सही मायने में अमन कायम करने में दोनों मदद करें वहां के अवाम की, तो शायद ये मसला हल हो सकता है। लेकिन फिलहाल दोनों ममालिक जो हैं
جی یعنی مسئلے کا حل یہ نظر آتا ہے کہ سعودی عرب اور ایران اگر یمن کے لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، وہاں دیر پا امن چاہتے ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں سے اپنی ناک کی لڑائی کا معاملہ اس کو نہ بنائیں، اس کو ختم کریں اور اپنا دبدبہ قائم کرنے کی جو کوشش ہے کہ یمن میں کس کا دبدبہ ہوگا، یہ اگر ختم ہوتا ہے تبھی یمن میں دیر پا امن قائم ہوگا اور خانہ جنگی کی صورتحال ختم ہوگی، ورنہ یمن کا حال بھی عراق اور لیبیا جیسا ہوتا جا رہا ہے۔ وقت کی تنگی، ہم گفتگو کو آگے نہیں بڑھا پا رہے ہیں۔ ڈاکٹر شیخان صاحب علی گڑھ سے فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور صدر اللہ صاحب آپ کا بھی اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے اور حالات حاضرہ میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ حالات حاضرہ میں ابھی بس اتنا ہی۔ آپ عالمی سمے کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، لاگ آن کریں www.samaylive.com۔ فی الحال خالد رضا کو دیجیے اجازت، مگر آپ دیکھتے رہیے عالمی سمے۔